नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इतिहास विमर्श में जिस विमर्श पर हम चर्चा करेंगे वह है राष्ट्रीय सेवा योजना के इकाई स्तरीय शिविर, आवासीय शिविर, जो 7 दिवसीय शिविर हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में कोविड से जब कुछ राहत मिली है तो जो हमारे अधिकारी हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रांतीय स्तर पर, उनकी ओर से ऐसे आदेश आए हैं कि अब अगर इकाई स्तर पर विद्यार्थी शिविर लगाना चाहें तो वे शिविर लगा सकते हैं। सारे कॉलेजेस, सारे स्कूल अपने स्तर पर अपनी सुविधा के अनुसार 7 दिवसीय विशेष शिविर लगा सकते हैं। इन शिविरों के आयोजन के पीछे एक खास मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है, और इन उद्देश्यों का जो कुल मिलाकर अर्थ है वह यही है कि युवाओं का संपूर्ण विकास किया जाए, उनके चारित्रिक निर्माण में, उनके बौद्धिक क्षमताओं की दृष्टि से, उनकी कम्युनिटी इंगेजमेंट की दृष्टि से, सभी दृष्टि से युवाओं का संपूर्ण विकास हो। क्योंकि केवल पढ़ाई लिखाई के माध्यम से हम अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकते। पढ़ने के साथ साथ यदि हम समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें राष्ट्रीय सेवा योजना के मंच से जुड़ना होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का जो ध्येय वाक्य है वह यही है, समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण, अर्थात शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा और समाज सेवा के साथ साथ शिक्षा। यही राष्ट्रीय सेवा योजना का एक कार्य प्रणाली है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि 7 दिवसीय विशेष शिविर में हमें क्या क्या करना होता है और इनकी क्या महत्व है। तो सबसे पहले मैं इन 7 दिवसीय शिविरों की जो आचार संहिता है उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। सभी स्वयंसेवक कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा नामित किए गए समूह के नेता के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। ऐसा इसका पहली जो आचार संहिता है वह यह है, जब आप शिविर में जाते हैं तो जो कार्यक्रम अधिकारी आपके लिए दल नायक तय करते हैं, उन दल नायक के माध्यम से उसके साथ आपको मिलकर काम करना है। दूसरी आचार संहिता क्या कहती है? वे अपने को समूह समाज के नेतृत्व के विश्वासभाजन और सहयोगी बनने के अनुकूल बनाएंगे। ऐसा करने के साथ जो युवा एक ग्रुप में साथ रहते हैं, एक दल में साथ रहते हैं, वे सभी लोग समाज के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार करेंगे और तय करेंगे अपना, क्योंकि हम सब भी समाज के ही अंग हैं, तो इसलिए हमें अपने अपने उत्तरदायित्वों का ज्ञान होना चाहिए। वे इस बात की अत्यधिक सावधानी रखेंगे कि किसी भी विवादास्पद विषय में न फंसें, क्योंकि हम समाज के साथ जुड़ते हैं, समाज के बीच में जाके कैंप लगाते हैं। हम अपने गोद ग्राम बस्ती है उसमें जाकर हम अपने शिविर लगाते हैं। तो हमें ऐसी कोई व्यवस्था से नहीं जुड़ना है जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद खड़ा हो, क्योंकि हम शिविरार्थी हैं और हमारा एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है जिसकी पूर्ति के लिए हम गांव में जा रहे हैं। किसी विवाद में फंसने नहीं जा रहे और किसी को लड़ाने नहीं जा रहे। तो ये भी ध्यान हमें इस आचार संहिता के अंतर्गत रखना होता है। और देखें, वे डायरी में संलग्न प्रश्नों में अपनी दैनिक गतिविधियों, अनुभवों का रिकॉर्ड रखेंगे और उसे आवधिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए समूह के नेता या कार्यक्रम अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे। जो भी कार्यक्रम अधिकारी 1, 2, 3 जो भी आपके यहाँ जितनी यूनिट्स हैं, तो जो कार्यक्रम अधिकारी आपके साथ शिविर में हैं, आप अपनी सारी प्रत्येक दिन की शिविर की दिनचर्या को अपनी डायरी में लिखेंगे और डायरी में लिख के उसे अपने कार्यक्रम अधिकारी से सिग्नेचर कराएंगे, उसकी पुष्टि कराएंगे, क्योंकि यही डायरी आपके आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होती है जब आप BSc सर्टिफिकेट के लिए परीक्षा देने जाते हैं। प्रत्येक स्वयंसेवक राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्य करते समय बैज अनिवार्य रूप से लगाएगा। यह भी एक इसकी आचार संहिता है कि जब भी हम राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्य करते हैं तो हमें ये जो बैज में लगाए हुए हैं, इसी प्रकार का बैज आपके कार्यक्रम अधिकारी आपको देंगे। एक राष्ट्रीय सेवा योजना की हमें डायरी मिलती है। ये डायरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रकार की डायरी होती है। अलग अलग विश्वविद्यालय की अलग अलग डायरी है। तो इस प्रकार की जो डायरी है ये आपने को मिलती है और इसी में जो प्रश्न हैं वो शिविर के लिए भी एक प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। उसमें शिविर दिनचर्या को हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक शिविर में, प्रतिदिन शिविर में हम क्या कर रहे हैं। तो ये बात हम देखेंगे इसमें।
अब राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य, इस शिविर को लगाने के पीछे उद्देश्य क्या है, शासन ने ये जो योजना बनाई है इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, ये हम जान लेते हैं। ये शिविर लगाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। लोगों के साथ मिलजुल कर सहयोग की भावना से कार्य करना, समाज के किसी वर्ग विशेष की अनुभूत आवश्यकता की पूर्ति करना, समाज सेवा के माध्यम से छात्रों में लोकतांत्रिक नेतृत्व, कार्यक्रम संरचना एवं विकास के क्षेत्रों में दक्षता निपुण करने का विकास करना, सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों में छात्रों को प्रवृत्त करना, छात्रों में अनुशासन की भावना जागृत करना, वास्तविकता की आधारभूमि पर कार्य करते हुए छात्रों तथा समाज के सदस्यों का ज्ञानवर्धन करना, शिक्षा समुदाय विशेष रूप से छात्र एवं शिक्षकों के वर्ग में परस्पर घनिष्ठता, प्रेम और सद्भावना जागृत करना, ऐसे कुछ विशेष उद्देश्य इसके हैं। यानी एक प्रकार से हम देखें, जो प्राचीन काल में भारत में आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी, उस आश्रम व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप राष्ट्रीय सेवा योजना के ये विशेष शिविर होते हैं, जो 7 दिवसीय विशेष शिविर हैं। एक थीम पे लगाए जाते हैं, जो कभी अध्ययन की दृष्टि से होता है, कभी साफ सफाई की दृष्टि से होता है, कभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य की दृष्टि से होता है, कभी सामुदायिक भावना की दृष्टि से होता है। कोई ना कोई एक थीम लेके हम चलते हैं और उसके आधार पर हम शिविर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम जब शिविर स्थल का चयन करते हैं तो हमारे महाविद्यालय में जो सलाहकार समिति होती है उसमें 2 सीनियर वॉइस जो स्वयंसेवक होते हैं वह भी होते हैं, और जिले के जिला संगठक होते हैं, कार्यक्रम समन्वयक भी होते हैं, महाविद्यालय के प्रिंसिपल होते हैं, जो समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वह भी इसमें सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से एक जो इसकी समिति बनती है, सलाहकार समिति, वह यह तय करती है कि इस वर्ष शिविर कहाँ लगाया जाएगा। तो निश्चित रूप से आपके महाविद्यालय में भी सलाहकार समिति ने तय किया होगा कि इस वर्ष आपका राष्ट्रीय सेवा योजना का जो शिविर है वो किस जगह लगाया जाएगा और कब से लगाया जाएगा। ज़्यादातर शिविर जो है इसी फरवरी माह से प्रारंभ होने वाले हैं। तो शिविरों की दिनचर्या कैसी रहने वाली है, क्या होना है, उसमें कैसे काम करना है, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले शिविर की ये दिनचर्या आप देखें। ये दिनचर्या में सबसे पहले जागरण दिया हुआ है। जागरण माने सुबह उठना, कार्य प्रारंभ करने का दृष्टि से इस बात को कहा गया है, जो सुबह 6 बजे इसमें दर्शाया गया है। यानी 6 बजे हम अपने शिविर में जो हम विश्राम करते हैं वहाँ उठेंगे और शिविर में अपने काम से यानी उसको प्रारंभ करेंगे। 6 बजे से हमारा काम प्रारंभ हो जाता है। 6 बजे से 6:45 तक हम अपने नित्य क्रियाकर्म से निवृत्त होते हैं। उसके बाद 6:45 से 7:15 तक हम प्रार्थना करते हैं, व्यायाम करते हैं, और इसी के साथ साथ हम ग्राम भ्रमण भी कर सकते हैं रैली के रूप में। जो सुबह प्रातः जो भ्रमण करते हैं हम प्रभात फेरी के रूप में, हम गांव में भी जा सकते हैं, जिसमें भजन गा सकते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना के गीत गा सकते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, इस तरह के गीत जो हैं इनको भी हम गा सकते हैं और गांव में एक अलग जगा सकते हैं, जिससे गांव वालों को लगे कि शहर के युवा आए हैं कॉलेज से, और जब वो सुबह उठ सकते हैं तो गांव में भी अगर कोई लोग लेट उठ रहे हैं तो वो भी अपने अंदर एक अच्छे गुण विकसित करें। जो गांव के युवा हैं वो भी आपको देख के कुछ सीखें। तो प्रभात फेरी भी निकाल सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इसके बाद हम आके हाथ मुंह धो के नाश्ता करते हैं और इसका समय 7:15 से 7:45 के बीच में रहता है। 7:45 से 11:30 तक, ये बहुत महत्वपूर्ण, इस शिविर के सबसे महत्वपूर्ण समय जो है वो यही है, परियोजना कार्य का समय, जो 7:15 से लेके 11:45 तक हम करते हैं। परियोजना कार्य इस प्रकार हम तय करते हैं कि हम पहले जब गांव शिविर स्थल चेक करने जाते हैं, देखने जाते हैं, तो वहां उस गांव में क्या क्या काम करने की आवश्यकता है। सड़कें सही हैं, खरंजा कैसा है, साफ सफाई कैसी है, वहाँ का जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कैसी हैं, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जन जागरण कैसा है। जैसे अभी कोविड का दौर चल रहा है तो वैक्सीन के प्रति लोगों में जागरूकता कैसी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के संदर्भ में क्या गांव में यानी संदेश है लोगों के बीच में। हैंड वॉश के लिए जो अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए लोग कितने जागरूक हैं, टीकाकरण और अन्य अल्प बचत जैसी योजनाओं के प्रति लोग कितने जागरूक हैं।
तो ऐसी तमाम सारी चीज़ों को लेके हम मिलके एक थीम बनाते हैं, जिसपे हम काम करते हैं 7 दिन तक। तो हम अपने परियोजना कार्य में इन्हीं में से एक थीम चुनते हैं, चाहे साफ सफाई को लेके हो, अलग अलग थीम भी चुन सकते हैं कि एक दिन हमने ये काम किया, दूसरे दिन वो। और यदि कोई बड़ा काम हमें लेना है तो तालाब का निर्माण है, तालाब का गहरीकरण है, तो इस प्रकार के भी काम कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अभियान है, उनकी सुरक्षा और संरक्षण की बात है, ये भी हम ले सकते हैं। एक हम ठोस काम भी अपने गोद ग्राम बस्ती में कर सकते हैं। तो इस प्रकार का काम है। साथ साथ ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी हम अपने इसी शिविर में आयोजित कर सकते हैं। तो युवा साथियों को देखकर गांव वाले जो युवा हैं, उनके मन से ये भय जाता रहे कि ब्लड डोनेशन करने से शरीर में कोई तकलीफ होती है। तो हम एक व्यक्ति जो खून देता है वो 3 लोगों की जान बचाता है। ये संदेश हम जब कोई काम कहते हैं, किसी चीज के बारे में चर्चा करते हैं, तो हम उसे करके दिखाएं। कथनी और करनी हमारी एक सी होनी चाहिए। तो हम इस प्रकार के आयोजन करके नशा विरोधी अभियान चला के या रैलियां निकाल के भी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि तंबाकू और जो अल्कोहल वो हमारे जीवन में कितना घातक है और हमें इससे कितना बचना चाहिए। इस परियोजना कार्य के माध्यम से हम ये संदेश भी अपना दे सकते हैं। और अपने आचरण को हमें संयमित रखना होगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो गांव में जा रहे हैं, हमें देख के बहुत से लोग सीखते हैं। तो हमें अपना आचरण भी संयम के साथ रखना होगा। और जब हम परियोजना कार्य कर रहे हैं तो कार्य करते समय हम अपने एनएसएस के गीत भी गुनगुना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम काम करेंगे। परियोजना कार्य करने के पीछे शासन की ऐसी मंशा नहीं है कि आपसे कोई सरकारी काम करवाना या कुछ भी है। केवल यह है कि आप श्रम का अनुभव कर सकें कि एक श्रमिक जब काम करता है तो उसे कैसा अनुभव होता है। केवल यही इसके पीछे उद्देश्य है कि हर युवा को श्रम का अनुभव होना चाहिए। तो परियोजना कार्य करते हैं। इसके बाद वहाँ से जब हम आते हैं 11:30 से लेके 12:30 यानी 11:30 से 12:30 के बीच में ही हमारे स्नान आदि का समय रहता है। तो हम स्नान आदि करते हैं। उसके बाद भोजन का समय रहता है 12:30 से 1:30 बजे के बीच में। इसमें हम भोजन करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, भोजन मंत्र का उच्चारण करते हैं और सभी लोग साथ में भोजन करते हैं। इसके बाद 1:30 से 2:30 यानी 1 घंटे का विश्राम का समय है। ये विश्राम का समय आप कई तरह से इसका यूज कर सकते हैं, मैं आगे चर्चा करूंगा। तो ये विश्राम का समय है 2:30 से लेके 4:15 तक। यह आपका बौद्धिक सत्र है। यह भी कैंप का, इस शिविर का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आप इसमें बौद्धिक सत्र में विभिन्न लोगों के जो व्याख्यान है वो भी सुनते हैं। साथ ही साथ आप खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। मैं आगे चर्चा करूंगा कि हम बौद्धिक सत्र के दौरान और क्या क्या कर सकते हैं। और इसके बाद चाय का समय रहता है शाम को। चाय के बाद 4:30 बजे से लेके 6 बजे के बीच में ये ग्रामीण खेलकूद और ग्राम संपर्क, कम्युनिटी इंगेजमेंट, इसका समय रहता है। ग्रामीण खेलकूद क्यों? आजकल तो कई प्रकार के खेल संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन हम गांव में जा रहे हैं और हमें बिना किसी संसाधन के खेलना है। तो कैसे खेल, जैसे पोसंपा भाई पोसंपा, डाकिए ने क्या किया, इस तरह के खेल हैं, या अप्पू भैया जय बजरंग है, या राम रावण युद्ध है। तो इस प्रकार के, या आलम जी का आलम घोड़ा पीछे मुड़े तो मारूं कोड़ा, इस प्रकार के हम खेल खेलते हैं। और अपने साथ खेल खेलते समय हम ग्रामीण बच्चों को भी, ग्रामीण युवाओं को भी अपने साथ बिठा के खिलाते हैं। तो एक अलग आनंद आता है। तो हम इस प्रकार से जो ग्रामीण खेल हैं उनको खेलते हैं। कबड्डी वगैरह भी खेल सकते हैं। तो इस जिसमें किसी प्रकार का बॉल नहीं हो, बैट नहीं हो, और किसी प्रकार का नेट नहीं हो, रैकेट नहीं हो, ये सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं। हम ऐसे खेल खेलते हैं जिनके लिए अलग से कुछ सामान लाने की आवश्यकता नहीं। और हम एक बड़ा सर्कल बनाकर, एक बड़ा मंडल बना के हम इन खेलों को खेलते हैं। और कुछ बच्चे ग्राम संपर्क अभियान में जाते हैं, जो गांव की शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, बचत से संबंधी, कृषि से संबंधी, जैविक खेती से संबंधी ऐसी तमाम प्रकार की प्रश्नोत्तरी को भरकर लाते हैं, पूछ के आते हैं, और उनके आधार पर वो अपना एक जो सर्वेक्षण है वो तैयार करते हैं। और जब हम कैंप के समापन पर जब कोई विशिष्ट अतिथि आता है तो उस कैंप के क्या निष्कर्ष रहे, इस गांव में हमने 7 दिन क्या किया, इन सारी चीज़ों को हम उनके सामने प्रतिवेदन के रूप में रखते हैं। तो एक यह भी काम है। इसके बाद थोड़ा अवकाश का समय रहता है शाम को फ्रेश होने के लिए 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। उसके बाद समितियों की बैठक होती है 6:30 से 7 बजे। इसमें समितियों की बैठक में दिन भर में क्या काम हुआ,
क्या परेशानी आई, क्या नई चीज़ें अपने को चाहिए, जो हम गैती फावड़े तसले इस्तेमाल कर रहे हैं वे सही हैं या नहीं, उनमें अगर कोई समस्या है तो उनको दूर कैसे करें, बच्चों को खाने में अगर कोई परेशानी है तो कैसे दूर करें। इस तरह की कई सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करते हैं। और इसमें सभी लोग डिस्कस नहीं करते। कैंप में जो शिविरार्थी जाते हैं उनमें जैसे 50 शिविरार्थी गए तो उनके 5 दल बना लिए, 10-10 बच्चों के 5, और उनको अलग अलग नाम दे दिया। किसी को रानी झांसी का नाम दे दिया, किसी को भगत सिंह का नाम दे दिया, किसी को सुभाष चंद्र बोस का नाम दे दिया, किसी को महात्मा गांधी का नाम दे दिया, किसी को विवेकानंद जी का नाम दे दिया। तो इस प्रकार से दल बनते हैं और इन दलों के जो नायक होते हैं वो नायक इस बैठक में बैठते हैं, जो कार्यक्रम अधिकारी के साथ उस पूरी चर्चा को करते हैं कि दिन भर में हमने क्या किया और कल हमारी क्या प्लानिंग है, हम क्या काम करने वाले हैं, हमें कब तैयार होना है, उठना है, क्या काम करना है। तो ये दल नायकों की बैठक होती है, समितियों की बैठक होती है। इसके बाद जो हम समितियों की बैठक करते हैं उसके बाद हम चाहें तो संध्याकालीन प्रार्थना कर सकते हैं, सर्वधर्म प्रार्थना, और इसमें एक आध 2 भजन वगैरह करके ईश्वर को स्मरण करके हम अपने दिन को सार्थक कर सकते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं मिलके। 7 बजे से लेके 8 बजे तक ये संध्याकालीन भोजन की व्यवस्था रहती है। हम शाम को सभी मिलके भोजन करते हैं, तो वो 7 से 8 का समय रहता है। पहले सारे विद्यार्थी, शिविरार्थी और जो जिस दल की ड्यूटी रहती है भोजन में वो छोड़ के बाकी सब एक साथ भोजन करते हैं, और 2 ही बार भोजन करते हैं। 2 पट्टियां लगती हैं इसमें, एक बार सभी लोग बैठते हैं, दूसरी बार कार्यक्रम अधिकारी और वे विद्यार्थी जो पहले भोजन परोस रहे थे वे बैठते हैं। ऐसे 2 ही पंगतें होती हैं, तीसरी कोई पंगत नहीं होती, एक साथ बैठना होता है। क्योंकि शिविर का सबसे पहला अनुभव यही है कि हमें अपने अंदर अनुशासन लाना है। एक विसिल बजती है, सीटी बजती है एक सिविल में, जो कैंप प्रभारी होता है, जो दल नायक होता है, उसको वो दी जाती है। प्रत्येक दल की रोजाना एक एक ड्यूटी होती है, दिन भर की ड्यूटी होती है उनकी, मैं भी वो भी चर्चा करूंगा। तो वो जब विसिल बजाता है, जैसे 6 बजे उसने बजाई, अर्थात आपको उठ जाना है, शिविर स्थल को छोड़ देना है, खड़े हो जाना है खटिया से, यानी जो बिस्तर जहां आप सो रहे हैं उससे खड़े हो जाना है और अपनी तैयारी में लगना है। जब वो पीटी या योगा के लिए विसिल बजा रहा है, इसका मतलब आपको वहां असेंबली स्थल पर इकट्ठा होना है, वहां से सारे निर्देश मिलते हैं। अगर वो नाश्ते की विसिल बज रही है तो आपको वहां पहुंचना है, भोजन की है तो केवल जो विसिल है उससे ही काम चलता है, वहां आवाज कोई नहीं लगाता, नारे कोई नहीं लगाता, तो सारा का सारा विसिल से काम चलता है। तो ये देखेंगे हम। भोजन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो 8 बजे से 10 बजे के बीच में होते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सत्र है जो इन शिविरों का, और ये वह सत्र है कि जिसमें विद्यार्थी अपने अंदर का जो डर है, भय है, उसको दूर करके अपने अंदर जो छिपा हुआ कलाकार है उसे बाहर लाता है। कोई बहुत अच्छे कलाकार होता है, नाटक कर सकता है, अभिनेता होता है, कोई बहुत अच्छा कवि होता है, कोई बहुत अच्छा गीतकार होता है। तो इस तरह से हमें उसकी स्किल के बारे में मालूम चलता है कि वो क्या कर सकता है विद्यार्थी, और बहुत अच्छे वक्ता भी यहीं से निकलते हैं। क्योंकि हमें मंच का अनुभव नहीं होता, हम डरते हैं, लेकिन जब हम 150 बच्चों के बीच में अपनी बात कहते हैं तो धीरे धीरे हमारी हिम्मत खुलती है और हम फिर बड़े मंचों पे भी बोलने लगते हैं, कहने लगते हैं, सुनने लगते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण, राष्ट्रीय सेवा योजना का मतलब है संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण। आपके अंदर क्या है वो सामने आ जाएगा इन 7 दिनों में। तो ये हम करते हैं। एक इसमें ये कर सकते हैं, मैं ये आप इसको गौर से देखिए, ये शिविर समाचार दर्पण है। ऐसा शिविर समाचार दर्पण आप लोग भी बना सकते हैं अपने शिविर में। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक ड्राइंग शीट लें, ड्राइंग शीट पे आप दैनिक शिविर समाचार या आप विवेकानंद विचार या एनएसएस दर्पण, कुछ भी आप इसका नाम रख सकते हैं जो आपको समझ में आए, जो आपको पसंद आए। इसके लिए जो लिखने में इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं, 1-2 लोग, उनको आप अपने साथ रखें। प्रत्येक दल में ये होना चाहिए। और जो बीच का समय है जब सभी लोग परियोजना इत्यादि पे जाएंगे और दल खाली रहेगा, वो इसको तैयार करेगा। तो जैसे शिविर में उद्घाटन हुआ तो कौन उद्घाटन करने आए, उन्होंने क्या कहा, आपको पेन पेंसिल लेके बैठना पड़ेगा, डायरी लेके बैठना पड़ेगा। और जो भी आपके शिविर में आते हैं सज्जन, चाहे बौद्धिक सत्र में आ रहे हैं या बीच में कभी आ रहे हैं, तो कौन आपके पास आए, कौन ने क्या चर्चा की, ये सब हमें इस डायरी में लिखना है। और इसी जो चर्चा है इसको हम एक समाचार के रूप में, जैसे देखिए ये दिया है, एडीएम साहब शिविर में आए तो उन्होंने क्या कहा, इसी प्रकार से आप अपने उसका एक अखबार के फेज में उसको कर सकते हैं। साथ में कोई चुटकुला दे सकते हैं, कोई कविता दे सकते हैं, कोई अमर वाक्य भी दे सकते हैं कि इस प्रकार से कोई हमने एक अमर वाक्य बोल दिया है, लिख दिया, जो विचार होते हैं जो, उन विचारों को दे सकते हैं। संपादकी का कॉलम, ये देखिए, ये संपादकी जो कॉलम है उसमें आप कोई एक थॉट
जिस पे हम चर्चा करेंगे। इसमें युवाओं के ऊपर चर्चा है, आप किसी भी विषय पे लेके चर्चा कर सकते हैं। तो संपादकी कैसे लिखी जाए उस पे कैसे, तो ये आप कर सकते हैं। नीचे एक प्रिंट लाइन, ये प्रिंट लाइन में आपको संपादक का नाम क्या है, कहाँ प्रकाशित हो रहा है, कैसे हो रहा है, अंक कौन सा है, डेट कौन सी है। तो ऐसे आप शिविर समाचार दर्पण का प्रकाशन कर सकते हैं और कम से कम 6 तो आपके हो ही सकते हैं। क्यों, पहले दिन जब आप शिविर में पहुंचेंगे सुबह, तो वहाँ की साफ सफाई और व्यवस्था, ये सारी चीज़ों में आपका समय लगेगा। एकदम से आप उस व्यवस्था में जुड़ नहीं पाएंगे और शाम तक आप शिविर के माहौल में ढल पाएंगे। तो पहले दिन शिविर समाचार दर्पण निकलना संभव नहीं है, लेकिन हम दूसरे दिन से इसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे 6 शिविर समाचार दर्पण हम निकाल सकते हैं। ऐसा करने से जिन बच्चों के अंदर एक पत्रकार छिपा होता है, वो पत्रकार बाहर निकल के आता है। और मैं आपको ये बता दूं इस YouTube के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि देश के ख्यातिनाम पत्रकार इस राष्ट्रीय सेवा योजना के प्लेटफॉर्म से निकले हैं, जिसमें हम लोकेंद्र पारासर जी का नाम ले सकते हैं, और कटनी के जो एक पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, मैं अभी उनका नाम स्मरण भूल गया हूँ, वह भी हैं, और दीपक चौरसिया, वह भी इसी से निकले हुए हैं, और आपके संजय तोमर इसी से निकले हुए हैं। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो राष्ट्रीय सेवा योजना के मंच से निकले हैं। तो आप अपने अंदर के पत्रकार को इस शिविर समाचार दर्पण के माध्यम से बाहर लेके आ सकते हैं। आपके अंदर के हुनर को सामने लाने का एक प्रयास आप शिविर में ये भी कर सकते हैं। तो यह भी है। साथ ही साथ आप जैसे बौद्धिक सत्र है, और अगर कोई सज्जन आपके यहाँ चर्चा करने नहीं आए, विचार विमर्श के लिए नहीं आए, तो आप उसे खाली नहीं जाने दें। उस समय आप क्या करें, आप वाद विवाद करें, किसी विषय को लेके आप निबंध प्रतियोगिता करें, किसी विषय को लेके ज्वलंत समस्याएं हैं उनके बारे में परिचर्चा कर सकते हैं, कैसे हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं उस पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसे तमाम सारे विषय हैं जिनको हम कर सकते हैं। और यही जो विश्राम का समय है, इसमें हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमें क्या प्रस्तुत करना है, हम उसकी तैयारी भी इसी भोजन और बौद्धिक सत्र के बीच का जो हमें आधा घंटा विश्राम के लिए मिला है, उसमें हम इस तैयारी को कर सकते हैं। क्योंकि कैंप का पूरा जो स्वरूप है वो एक पूरा खाका खींचा जाता है, उसमें समय बहुत कम होता है, पूरा व्यवस्थित है, उसमें ऊपर नीचे नहीं हो सकता। क्योंकि अगर शिविर में अनुशासन नहीं है तो वो शिविर नहीं है। प्राचीन काल में लोग आश्रम में रहते थे तो वो लकड़ी काटना भी सीखते थे, वो तलवार चलाना भी सीखते थे, वो भोजन बनाना भी सीखते थे, वो साथ में मिलजुल कर भोजन करना भी सीखते थे, एक साथ पढ़ते भी थे। ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि राष्ट्रीय सेवा योजना में हम ये करते हैं। हम बहुत सारी ऐसी सब्जी वगैरह नहीं घर पे खाते, वे सारी सब्जियां हम इस कैंप में आने के बाद खाने लगते हैं। क्योंकि हम इसमें एक भोजन करने के पहले भोजन मंत्र के बाद एक चीज़ कहते हैं, एक वाक्य बोलते हैं और उसे दोहराते हैं सभी, कि आज का भोजन बहुत अच्छा, साथ खेलें साथ खाएं, साथ करेंगे अच्छे काम, और जब तक सबका भला ना होगा नहीं करेंगे हम आराम, आज का भोजन बहुत अच्छा। और जब हम उसको अच्छा भोजन कह के प्राप्त करते हैं तो हमारे शरीर को भी लगता है और हमें खुशी भी मिलती है। और जब आप लौट के घर जब जाएंगे तो आपके घर वाले भी बड़े अचंभित होंगे कि ये अब इसके नखरे कहाँ गए। आप घर के काम करने लगेंगे, छोटे मोटे कामों में आप हाथ बटाने लगेंगे, पढ़ाई लिखाई के को और तेज कर लेंगे, क्योंकि आप एक सर्किल में जुड़ जाते हैं। आप सीधे शिक्षक के संपर्क में रहते हैं, शिक्षक आपको नाम से जानते हैं, और इस शिविर के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे अन्य जो शिविर हैं उनको कर सकते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल कैंप है या आपके नेशनल लेवल कैंप हैं या बी और सी सर्टिफिकेट हैं। ये सब इन्हीं शिविरों के माध्यम से जो काम करते हैं बच्चे, वे आगे बढ़ते हैं। आपके कार्यक्रम अधिकारी आपकी योग्यता के आधार पर आपका नाम आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए प्रयास करें कि हम काम करते रहें और अच्छे काम करते रहें, जिससे हम दूसरों से बेहतर दिखाई दें। और जब हम अपने आप से कंपटीशन करते हैं, तो जब कंपटीशन करते हैं और उसका एक सुखद पक्ष है, तो हमें निश्चित रूप से लाभ मिलता ही है। तो इस प्रकार से हम राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। 7 दिन का ये शिविर है। आप इस शिविर के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि आपके अंदर कोई विशेष हुनर है तो आप अपने कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से इस बात को बता सकते हैं कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, और आप सब मिलकर भी इसको करेंगे तो उसका एक लाभ मिलेगा। अगर आप कोई विशेष योग्यता, यदि आप मूर्ति कला में पारंगत हैं, यदि आप चित्रकला में पारंगत हैं, या आप ऐसा बिजली का काम जानते हैं, तो आप सहयोग कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है
उसमें राष्ट्रीय सेवा योजना को एक विषय के रूप में भी सम्मिलित किया गया है फर्स्ट ईयर में, और आगे ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे अगली सेकंड ईयर फिर फाइनल में आता जाएगा। साथ ही साथ जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है ये पार्ट भी एनएसएस से रिलेटेड है और यह भी इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा व्यक्तित्व विकास जो वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत है यह भी पाठ्यक्रम का एक पार्ट है। तो हम राष्ट्रीय सेवा योजना में व्यक्तित्व का विकास भी करते हैं क्योंकि हमारा तो मोटो ही है कि समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, और हम कम्युनिटी इंगेजमेंट भी करते हैं। जो ग्राम संपर्क कार्यक्रम हमारा जो शाम को होता है वो ग्राम संपर्क कार्यक्रम ही कम्युनिटी इंगेजमेंट है, और जो बच्चे एनएसएस में हैं या स्कूल लेवल पर एनएसएस में रहे हैं तो वो ये देखेंगे कि जो फर्स्ट ईयर में इस बार आए हैं तो उन्हें कम्युनिटी इंगेजमेंट वाले काम को करने में कोई परेशानी नहीं होगी, या व्यक्तित्व विकास के काम को करने में या फाइल बनाने में उसकी में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी वो इस तरह का काम कर चुके हैं। तो आप इस शिविर में सहभागी बने, आपको शिविर का जो आनंद आए उस शिविर के आनंद को आप अपने महाविद्यालय या स्कूल के विद्यार्थियों के साथ शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनएसएस से जुड़ें। आज भी एनएसएस पूरे भारत में जो एनएसएस के यूथ वॉलंटियर्स हैं वो लगभग 50 लाख के आसपास हैं। बहुत जल्द मैं आपको एक और वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि एनएसएस में स्टेट लेवल पुरस्कार कैसे मिलता है, नेशनल लेवल पुरस्कार कैसे मिलता है, इंटरनेशनल लेवल पर आप कैसे एनएसएस के माध्यम से भागीदारी कर सकते हैं। ऐसे तमाम सारी चीज़ें कुछ विद्यार्थियों के मैं अपने अनुभव जो उनके खुद के अनुभव हैं कि उनको ये पुरस्कार कैसे मिला यह भी उस वीडियो में लेके आऊँगा। तो आप अपनी तैयारी करें चूँकि परीक्षाओं का समय भी नज़दीक है और एनएसएस के शिविर भी इसमें लगने हैं, तो आप अपनी दोनों ही तैयारी कंप्लीट रखें जिससे आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलते रहें। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शिविर से संबंधित आपकी बहुत सी जिज्ञासाएं जो है वो निश्चित रूप से पूरी हुई होंगी। इसमें एक बात और कह दूं, जब आप शिविर में जाते हैं तो अपने साथ अपने खाने पीने के बर्तन लेके जाएं, पहनने ओढ़ने का सामान लेके जाएं। आप कम से कम सामान ले जाएं, बहुत ज़्यादा वहाँ रोज़ाना डिज़ाइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। एक ट्रैक सूट और 2-1 टी शर्ट काफ़ी होती हैं, और इसके अलावा कोई कीमती सामान नहीं ले जाएं। घड़ी है, अंगूठी है, चेन है, ये ज़्यादा नहीं ले जाएं। मोबाइल भी बहुत आवश्यक है तब ले जाएं, अदरवाइज बहुत आवश्यकता नहीं है उसकी। और यदि जो सामान आप ले जाते हैं तो उसकी सुरक्षा स्वयं करें, ऐसे ही नहीं कि आपने आया और फेंक दिया और फिर कहा कि मेरा वो सामान खो गया। तो यह एक प्रकार की शिक्षा है आपको अपने आप रहने की आदत डालने वाली। जो बहुत से विद्यार्थी हॉस्टल्स में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती, लेकिन जो बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं और उन्होंने इस तरह का जीवन नहीं देखा है, वो प्रारंभ में 1-2 दिन उनको थोड़े अटपटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो सीखते हैं। यह एक प्रकार की शिक्षा है और हमें इससे सीखना है। तो हम ये भी करें, यदि कोई सामान किसी बच्चे का रह गया है तो वहाँ एक खोया पाया विभाग होता है, आप अपने कार्यक्रम अधिकारी के पास उसको जमा करें। शाम को जब आपके जो समितियों की बैठक होती है उसमें ये बताएं तो उसके माध्यम से आपका वो सामान भी संबंधित व्यक्ति तक पहुंच जाए। बहुत ज़्यादा रुपए पैसे ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका सारा खर्चा भारत सरकार की ओर से होता है, इसलिए आपको कोई अलग से ना तो गांव में अलग से जाने की आवश्यकता है, बिना परमिशन के आप गांव में नहीं जाएं। ऐसा करने से आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, आपको महाविद्यालय या स्कूल से निकाला जा सकता है। बिना कार्यक्रम अधिकारी की अनुमति के आप शिविर स्थल नहीं छोड़ सकते। 7 दिन आपको वहीं आवासीय शिविर में रहना होगा। सुबह से लेकर रात तक का कार्यक्रम होता है। किसी प्रकार के आपको गलत काम में किसी का सहयोग नहीं करना है। 10 बजे जब दीप विसर्जन होता है, सोने का जो विसिल बजती है, तब आपको सोना चाहिए। एक दल की जो ड्यूटी होती है वो प्रातः जागरण से लेकर रात्रि विश्राम तक उसकी ड्यूटी रहती है, और रात में जो नई ड्यूटी विश्राम के बाद लगती है वो व्यक्ति रात में पहरा भी देते हैं। जैसे एक दल में 10 बच्चे हैं तो 2-2 बच्चे 1-1, 2-2 घंटे की ड्यूटी देते हैं और पूरी रात जाग के शिविर के सुरक्षा की बात जो हम देखते हैं, पुराने आप सीरियल्स देखेंगे तो कैंप्स की सुरक्षा करते थे। जैसे महाभारत चल रहा है तो उसके कैंप की सुरक्षा करने सैनिक खड़े हुए हैं, तो वहाँ आप स्वयं तैनात हैं। 2-2 बच्चे खड़े हुए हैं और 2-2 घंटे के लिए जाग रहे हैं और अपने पूरे शिविर का सुरक्षा घेरा तय कर रहे हैं, जिससे कोई बाहरी जानवर या और उससे आपके शिविर के शिविरार्थियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। सब मिल बैठ के इस काम को करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ सारे काम करते हैं। तो साथ में समूह की भावना से काम करने का एक हमें आनंद मिलता है और हम एक छोटे से भारत में जीते हैं।
हमें इस शिविर में जब हम जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। हम सब मिलजुल कर रहते हैं। तो हमारी जो एकता में जो शक्ति वाली बात है, अनेकता में एकता वाली जो बात है, वो हम इन शिविरों के माध्यम से जी सकते हैं। और जब आप इस शिविर में रहते हैं तो आपको बड़े शिविर करने का भी मौका मिलता है। तो मैं समझता हूँ आपको शिविरों के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मिली होगी। आप इस जो जानकारी आपको मिली है, आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। जिन जिन यूनिट्स में कैंप लगने वाले हैं उन कैंप्स के लिए भी, उन यूनिट्स के मित्रों के पास भी आप इसको शेयर के माध्यम से पहुंचा सकते हैं बात को। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे आपको समय समय पर मिलने वाली जो महत्वपूर्ण चर्चा हैं उनका लाभ मिल सके। आपने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।